हेलो, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 1। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन साथ के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम कुछ चीजें जो पढ़ने वाले हैं, पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस और उसके बाद कंक्लूजन। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम क्या समझते हैं। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि हर तरीके से जो है वो आप स्वस्थ हों ना। हमको समझना है रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, लेकिन अगर बॉडी ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें भी सुचारू रूप से बॉडी में नहीं होंगी। इसलिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद हम इमोशनल फॉर्म में भी बहुत फिट हों, इस फॉर्म में भी हम हेल्थ हों, और दूसरा हमारा बिहेवियर और सोशली भी जो है हम काफी हेल्पफुल हों, एक्टिव हों, इन्वॉल्व हों। ये सारी चीजें जब एक मनुष्य में होती हैं, फिजिकली वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, बिहेवियरल वेलबींग एंड सोशली वेलबींग, यानी कि शारीरिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ हो, भावनात्मक दृष्टि से भी वो व्यक्ति स्वस्थ हो, उसका व्यवहार जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य को दर्शाता हो, और प्लस वो सामाजिक हो। अगर हम असामाजिक हैं तो कुछ चीजें हमारे साथ सही नहीं है। अगर हमारा व्यवहारिक ज्ञान जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा नहीं है तो भी सही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बॉडी में रिप्रोडक्टिव चीजें सही तरीके से हैं, कब सही हैं? जब हमारी फिजिकली फिट हो, हम फिजिकली फिट हो, हम भावनात्मक दृष्टि से भी फिट हो, हम व्यवहारिक दृष्टि से फिट हो, हम सामाजिक भी हो, तब हम कह सकते हैं कि हम टोटल वेलबींग है, पूरी तरीके से हम स्वस्थ हैं। और एक स्वस्थ बॉडी में, स्वस्थ शरीर में हर चीज सुचारू रूप से चलती है। चाहे वो कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे रिप्रोडक्शन से ही कोई एक्टिविटी क्यों ना हो, वो सभी जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए हमें टोटल वेलबींग होना बहुत आवश्यक है। और टोटल वेलबींग इन सारी चीजों से हो सकते हैं जब हम फिजिकली फिट हों, हम इमोशनली फिट हों, हम बिहेवियरली फिट हों, और हम सोशल यानी कि सामाजिक दृष्टि से भी फिट हों। Why is reproductive health significant? Reproductive health इतना significant क्यों है, क्यों इतना important है? क्योंकि मेंटेन हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल फंक्शन। अगर एक बॉडी स्वस्थ है तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन करें। क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी नहीं होंगे, अच्छे तरीके से नहीं उनके हाइजीन, उनके हेल्थ, उनकी सब चीजों का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो क्योंकि यही ऑर्गन ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं अगली पीढ़ी को बनाने के लिए। जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, दोनों के केस में जो गैमेट्स होते हैं वो यहीं पर बनते हैं। और गैमेट्स के यूनियन से ही क्या निर्माण होता है? एक नए जीवन का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में बदलता है, और एम्ब्रियो से एक नया बेबी का जन्म होता है। इमेजिन करें कि अगर किसी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आगे आने वाली जेनरेशन में भी हो सकती है, राइट। प्रोमोट इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। इसलिए ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझने के लिए। मेथड टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं? एब्सिस्टेंस, ब्रह्मचर्य का पालन करके। अगर आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल कर रखे हुए हैं,
क्योंकि एक ऐसी अवस्था आती है एडोलेसेंस की, जब एज आती है तो बहुत सारे ऐसे बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं जिससे कि अपोजिट सेक्स की तरफ जो है व्यक्ति आकर्षित होता है। लेकिन उसी दौरान जो है वो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमें जो है सेक्स एजुकेशन के दौरान बताई भी जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एब्सिस्टेंस एक तरीका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने का। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बच्चों में अंतर रखने का तरीका, या फिर ऐसा सोचें कि अगर किसी एक युवक और युवती का विवाह होता है, लेकिन जो है फाइनेंशियली वो थोड़ा जो है अभी तैयार नहीं है आने वाले बच्चे के लालन पालन को आगे ले जाने के लिए, उसकी एजुकेशन, उसके खान पान, है ना, ये सारी चीजों के लिए वो अभी तैयार नहीं है, तो उस समय वो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का चुनाव कर सकते हैं। जब तक बच्चे को न चाहे, है ना, गर्भधारण युवती नहीं करना चाहती, तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का डॉक्टर के जो है कंसल्ट से वो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर सकते हैं। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, ये बहुत ही आवश्यक है कि सुरक्षित सेक्स की प्रथाएं जो हैं, प्रैक्टिसेस जो हैं, उसको हमेशा अपनाना चाहिए। कभी भी अनसेफ सेक्स जो है वो नहीं करना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्स की एजुकेशन ओपन होनी चाहिए। हमें इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए, अपने छोटों को जरूर बताना चाहिए। जैसे आप बच्चे हैं और आप लोगों को इसकी एजुकेशन होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इस चीज के बारे में हम एजुकेटेड नहीं होंगे, इस चीज को हम अच्छे से नहीं जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे और इन्हीं कंफ्यूजन्स में हम कई बार गलत चीजों में पड़ भी जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंसील करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम परामर्श करना चाहिए अपने बड़ों से, डॉक्टर से, टीचर्स से, पेरेंट्स से खुलकर बात करनी चाहिए। एंड इवन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को खुलकर ये सारी चीजें बतानी चाहिए। इस चीज का कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। जब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें पता होंगी तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। एंड यू कैन मेंटेन योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, क्योंकि जब आपको नहीं पता होगा कि अच्छा ऐसा चीज हमारे बॉडी में इस पर्टिकुलर एज में चेंजेस होते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि कई बार होता है कि ये हमारे साथ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हमारे बॉडी में। जब प्यूबर्टी, जब हार्मोनल चेंज होते हैं, तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन होती है। लेकिन अगर यही चीज आपको पहले से पता होगी, अच्छा इस अवस्था में, इस एज में हमारे बॉडी में ये चीजें नॉर्मल है, और आने वाले टाइम में जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आप भी अपने बच्चों को ये आराम से बता पाएंगे। इसलिए जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है। It can be achieved through the various method including abstinence, contraceptives, safe sex practices, education and concealing। ये अभी हमने इसको कवर कर लिया। इनिशिएटिव्स इन इंडिया। इंडिया में इस चीज को कब इनिशिएट किया गया? इंडिया इनिशिएटेड एक्शन प्लान फॉर द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। सोशल गोल मतलब कि सामाजिक लक्ष्य में इसको रखा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना एक सामाजिक लक्ष्य बना इंडिया में। कब? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बिगिन इन 1951। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या होता है कि आपको कितने बच्चे चाहिए? एक बच्चा चाहिए, दो बच्चा चाहिए, दो बच्चे के बीच में हमें कितने सालों का गैप रखना है, ये सब चीजें आती हैं फैमिली प्लानिंग में।
मतलब आप फैमिली को डिसाइड कर रहे हो कि हम 4 लोग ही इस फैमिली के मेंबर्स होंगे, हमें ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब उनकी एजुकेशन, उनका खान पान, और अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उतनी आय अगर नहीं है तो आप ना बच्चों को परवरिश अच्छे से दे पाएंगे, ना उनके खान पान की व्यवस्था कर पाएंगे, ना ही उनकी प्रॉपर एजुकेशन कर पाएंगे। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार, ये एक 1951 में एक स्लोगन भी दिया गया था फैमिली प्लानिंग के दौरान, और ये कई सालों तक इस तरीके से ये चला और इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिले। करंट प्रोग्राम आर नोन एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सो आज ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तो मेंटेन करना ही है, चाइल्ड हेल्थ केयर भी इंपॉर्टेंट है। और चाइल्ड हेल्थ केयर बच्चे के जन्म के बाद से नहीं शुरू होती है, बच्चे के जन्म से पहले से भी शुरू होती है। अगर 2 बच्चों में अंतर बहुत कम है तो जो दूसरा बच्चा आएगा उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चे का जो पोषण होता है वो मां के जो है जो मिल्क फीड कराती है मदर, उससे ही होता है। तो अगर मां की हेल्थ, क्योंकि मां ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया और 1 साल बाद अगर वो दोबारा किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी हेल्थ जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी कि वो दूसरे बच्चे को लालन पालन कर पाए। सो इसलिए चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है और इसको क्लब किया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के में। और इन दोनों प्रोग्राम को आज हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से। ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज रेज अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो बहुत सारे ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, हमारे पास वीडियो भी आते हैं, हमारे पास ऑडियो भी आते हैं, रेडियो में टाइम टू टाइम जो है ऐसे प्रोग्राम बताए जाते हैं जो कि छोटी फैमिली के फायदे, इन सारी चीजों पर निर्धारित होते हैं कि छोटी फैमिली होगी तो किस तरीके से आप बच्चे की टेक केयर कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन, उनके फूड, इन सब चीजों पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन सब चीजों पे रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। इसी तरीके से जब आप थिएटर में मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो बीच में कुछ एड्स भी आते हैं, वहां पर भी फैमिली प्लानिंग को जो है प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, आंगनबाड़ी, गांव में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जहां पर जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो घर घर जाकर उन लोगों को छोटी फैमिली के लिए जो है वो कहते हैं कि मतलब इस तरीके से आप जो है वो छोटी फैमिली रखिए, बच्चों में अंतर रखिए, कम बच्चे रखिए, जिससे कि आप अपने बच्चों की प्रॉपर टेक केयर कर पाए, उनके एजुकेशन, उनके फूड्स पे ज्यादा फोकस अच्छे से कर पाए। बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि इन सारी चीजों को काफी अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों में जाकर उनको अवेयर करते हैं, स्कूल्स में जाकर बच्चों को अवेयर करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद आपके करिकुलम का ये चैप्टर हिस्सा भी है। Parents, teachers and friends play a vital role in the disseminating the information. हमारे आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, ये सभी जो है वो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जैसे कि मैं इस समय आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। इसलिए सेक्स एजुकेशन स्कूल में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और डिस्करेज मिसकॉन्सेप्शन। बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उनको दूर करना पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स का कर्तव्य है और इसी को सेक्स एजुकेशन भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड द रिलेटेड चेंजेस।
safe and hygienic sexual practices, sexually transmissible disease and including it. तो ये सारे टॉपिक जो है वो आने वाले स्लाइड्स में कवर किए जाएंगे. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उस समय एडोलेसेंस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, राइट ये इसके बारे में हमें जानना है. सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, किस तरीके से हम सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं. अनहाइजीनिक और अनसेफ सेक्स प्रैक्टिस करने से बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, जिसमें कि एक जो है वो HIV द्वारा डिजीज फैलती है, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज में जो हमारा जो मेन गोल्स होता है वो है हमारा बर्थ कंट्रोल ऑप्शन फॉर द कपल्स. जो कपल्स हैं वो किस तरीके से बर्थ कंट्रोल को मेजर करें. केयर फॉर द प्रेग्नेंट मदर्स एंड पोस्ट नेटल केयर, ये एजुकेशन होना बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट मदर की किस तरीके से टेक केयर की जाए, पोस्ट नेटल केयर और जो है गर्भ के बाद, गर्भ निर्धारण के बाद और बच्चे के जन्म के बाद भी किस तरह की जो है वो मदर की और बच्चे की केयर होनी चाहिए, इसकी भी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराना क्यों आवश्यक है, ये भी जो है वो स्कूल में एजुकेट करना चाहिए और किया भी जाता है, आपके करिकुलम का हिस्सा भी है. अगर आपने इसके पहले वाला जो चैप्टर रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा भी होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं, मतलब ब्रेस्ट में जो कोलोस्ट्रम होता है उसमें कितने जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, कितना प्रोटीन होता है, क्योंकि 6 मंथ तो बच्चा ऊपर से कुछ नहीं खाता, वो मदर के फीडिंग पे ही डिपेंडेंट होता है. प्रोमोटिंग सोशल कॉन्शियसनेस एंड हेल्दी फैमिलीज, और ये सामाजिक जागरूकता और स्वस्थ परिवार को बढ़ाने का हमें क्या क्या जो है कहते हैं ना चेकलिस्ट, उसको फॉलो करना है वो आप बना सकते हैं. ये तभी होगा जब आपको इस चीजों के बारे में अवगत कराया जाएगा, जब आपको इस चीजों के बारे में डिस्कस करें खुलकर, ये बहुत आवश्यक है. Infrastructural and professional support. Strong infrastructural and professional support expertise are the crucial for the reproductive health care. प्रजनन स्वस्थ सेवाएं जितनी मजबूत होंगी उतना ही ज्यादा हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से होगा. Medical assistance is provided for the various reproduction related issues. बहुत सारी जो मेडिकल की जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज से, वो समय समय पर मुहैया कराई जाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवांस टेक्निक एंड स्ट्रैटेजीज एनहांस एफिशिएंसी. सो बहुत सारी अलग अलग टाइम पर जो होती है नई नई टेक्निक्स आती है, नई नई स्ट्रैटेजीज को अपनाने के लिए जो होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स करती हैं, एनजीओज करते हैं. सो कितना एफिशिएंट है, कितना वो लोगों तक पहुंच रहा है, कितना लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, इन सब चीज को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है. Efforts to control sex determination and promote health. लिंग का निर्धारण, ये बड़ी हमारे देश की या और भी बहुत सारे देशों की बहुत ही कुप्रथा रही है, जिसको बैन किया गया है कि जन्म से पहले ही ये ज्ञात हो जाना कि बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है. ये जो है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि क्या होता है कि लोग मेल बच्चे की चाहत में जैसे ही पता चलता है कि गर्भ में जो है वो फीमेल बच्चा है, उसका वहीं गर्भपात करा दिया जाता है या फिर उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है. ये एक अपराध है और इसीलिए जो है अमीनोसेंटेसिस,
अमीनो सिंथेसिस क्या होती है? जब गर्भ में बच्चा, यहां पर जैसे ये गर्भ है और यहां पर बच्चा प्रेजेंट है, तो बच्चे के चारों तरफ एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। इसको सिरिंज के द्वारा यहां से कुछ लिक्विड निकाल दिया जाता है और इसमें बच्चे के बॉडी से, क्योंकि बच्चा जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, उसमें बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, तो वो इसी लिक्विड में पड़ी रहती हैं। अब उस डेड सेल से ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें जो 23rd क्रोमोसोम है वो XX है या XY है। बस इसी चीज को रोकना है, इसीलिए अमीनो सिंथेसिस प्रोसेस को बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन, अमीनो सिंथेसिस प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे कि गर्भ में निर्धारित जो बच्चा है उसमें कोई जेनेटिकल डिजीज तो नहीं है, शायद इसलिए इसकी खोज की गई थी, लेकिन इसका यूज क्या होने लगा? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए अमीनो सिंथेसिस बैन किया गया है, कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर्स के जो होते हैं वो जब तक सिग्नेचर्स नहीं हो, आप अमीनो सिंथेसिस टेस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड के लिए इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन को रोकना और जो है चाइल्ड के हेल्थ को प्रमोट करना, ये सारी प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अवेयरनेस लोगों में होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनगोइंग रिसर्च सपोर्ट बाय द गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, बहुत सारे ऐसे जो है रिसर्च जो है वो हमारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे रिसर्च टाइम टू टाइम किए जाते हैं, जैसे CDRI में सहेली जो है वो ओरल पिल्स बच्चों के में अंतर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फीमेल के द्वारा, जो कि हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मेथड एंड इम्प्रूवमेंट, नए नए तरीके के मेथड्स और इम्प्रूवमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मेथड्स आते हैं जिसकी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए रिसर्च चालू रहती है और फिर ऐसी चीज खोज कर वो निकालते हैं जिससे कि अब कोई फर्दर साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो ये सारी चीजें जब आती हैं तो लोगों तक पहुंचाना, उनको अवेयर कराना और उनको समझाना कि इसका प्रोसेस क्या है, ये सारा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। और यहां पर आप देखिए, अभी मैंने जिक्र किया एग्जाम्पल सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्ट डेवलप्ड इन इंडिया। With the help of audio, visual and print media, government and non-government agencies have taken various steps to create the awareness amongst the people about reproduction related aspects। तो ये हमने पहले भी किया है कि बहुत सारे ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया है ना, बहुत जगह आपने देखा होगा कि पम्पलेट्स भी बांटे जाते हैं गांव-गांव में, और ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो NGOs होते हैं वो कर रहे होते हैं लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने का। Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information। हमारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होना बहुत आवश्यक है, ताकि जो भी सेक्स से रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन हो वो बच्चों में दूर हो जाए, गलतफहमियां दूर हो जाए और वो सही सेक्स एजुकेशन को फॉलो कर सके। It is important to educate people regarding the marriageable age group। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैरिजेबल एज है। छोटे छोटे बच्चों की शादियां करा दी जाती थी पहले, 13 साल 12 साल, और छोटे बच्चे जो कि खुद 14-15 साल हैं, जिनको रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, वो मदर बन गई। सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिगार्डिंग द मैरिजेबल एज ग्रुप, क्या है मैरिजेबल एज ग्रुप, हर बच्चे को पता होना चाहिए। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, क्या क्या बर्थ कंट्रोल के मेजर्स हैं, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, किस तरीके से प्रेग्नेंट मदर की केयर होनी चाहिए, पोस्टनेटल केयर क्या होना चाहिए, इन सब पर खुलकर बातें होनी चाहिए।
तभी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रैटेजीज, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अगेंस्ट आप कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो जब हम प्रॉब्लम्स पे बात ही नहीं करेंगे तो हम स्ट्रैटेजीज उसको दूर करने के लिए कैसे बनाएंगे? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एजुकेट करना मैरिज एज के बारे में, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, पोस्ट नेटल केयर मदर और चाइल्ड के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, दोनों बच्चों को समान अधिकार, फैमिली में समान अधिकार होना चाहिए, जो कि आज भी बहुत सारी फैमिलीज में देखने को नहीं मिलती है। सो ये सारी चीजें हैं जो कुछ हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।